आज का जो हमारा क्वेश्चन है लीजिंग का वो एक्सरसाइज 21-8 है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं और किस तरीके से डिस्कशन ऑफ जो है अबाउट लीज, टाइप ऑफ लीज, फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज किस तरीके से सारा अभी इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की। लेसी एंट्रीज विद बार्गेन परचेज ऑप्शन, टाइटल है इसका द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेन टू अ नॉन कैंसलेबल लीज एग्रीमेंट बिटवीन मूने लीजिंग कंपनी एंड रॉड कंपनीज अ लेसी। यानी ये हमारे पास जो है लेसर हो गया जो प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो राइट ऑफ यूज जिसके पास होगा वो कौन सी कंपनी है? रॉड कंपनी या लेसी। इंसेप्शन डेट यानी लीज स्टार्टिंग कब हो रही है? मई 1 2014 को। Annual lease payment due at the beginning of each year, beginning with May 1st, 2014, 21,227.65. Bargain purchase option, price at the end of the lease term is 4,000. Lease terms are 5 years and economic life of leased equipment is 10 years. उसके बाद लेसर्स कास्ट है 65,000. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट May 1st वो है 91,000. Lesser's implicit rate is 10% and less's incremental borrowing rate is 10%. अच्छा, अब पहले मैं आपको बता दूं इम्प्लिसिट रेट का। तो ये रेट कौन सा होता है जो लेसर यूज करता है? किस लिए यूज करता है? कि वो लेसी से इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट की चार्ज करे, ठीक है, या अमाउंट कितना अमाउंट की वो इंस्टॉलमेंट बनाए। अब उस लेसर ने क्या किया, 10% रेट यूज करके हमें ये वाली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके बता दी कि ये आपने मुझे पे करना है एनुअली और 5 साल तक के लिए, जो कि लीज टर्म। और दूसरा है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, वो भी इस क्वेश्चन में क्या है? 10% ही है। तो ये क्या रेट है? ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर लेसी लीज पे ना ले एसेट ये, बल्कि क्या करे, किसी बैंक से जाके लोन ले ले, और लोन का जो रेट होगा वो 10% होगा, और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो सेम होंगी ऐसे जैसे लीज की होती है, यानी रीपेमेंट जो स्केड्यूल होगा वो लीज की तरह का होगा। तो फिर इस चीज के रेट, तरह के रेट को हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ठीक है जी। अच्छा, बार्गेन परचेज ऑप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले सुन लें। बार्गेन परचेज ऑप्शन ये होता है कि जब लीज एग्रीमेंट बनाया जाता है उसमें एक ऑप्शन रख दिया जाता है कि अगर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी के पास ऑप्शन होगा कि अगर वो एसेट खरीदना चाहे तो वो इस अमाउंट में खरीद सकता है। ठीक है। अब ये तो आपका क्वेश्चन होगा कि लेसी की मर्जी है कि वो खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, यहाँ तक तो बात यही हो गई। लेकिन ये जो प्राइस है 4,000 की, ये एक खास हद तक इतने कम होती है कि लेसी हम अभी अभी एट द डेट स्टार्ट ऑफ द लीज ये बात तय कर लेते हैं कि ये मैं खरीद ही लूंगा, यानी लेसी खरीद ही लेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये जो 4,000 की प्राइस है काफी कम प्राइस होगी उस वक्त की जो फेयर वैल्यू होगी। तो लेसी क्या चाहेगा कि मैं नया एसेट खरीदूं, इतने पैसे लगा के, उससे बेहतर है मैं यही यूज करता रहूं। तो ये एश्योरेंस होती है, इतना ज्यादा कम होती है कि वो लेसी इसको खरीद ही लेता है इस एसेट को। तो इसलिए हम इसको भी अपनी अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं इस वैल्यू को। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो डाटा में दिया गया है ये वाला, ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। द कलेक्टिबिलिटी ऑफ द लीज पेमेंट इज रीजनेबली प्रिडिक्टेबल, पहला पॉइंट। अब जरा गौर से देखिएगा क्योंकि लेसर की हमने अभी कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं सीखी। तो लेसर के पास दो क्राइटेरियाज एडिशनल होते हैं जो लेसी के पास नहीं होते हैं। लेसी के पास हमने कल पढ़े थे 4 क्राइटेरियाज होते हैं जो कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब लेसर के पास क्या होते हैं? वो 4 क्राइटेरियाज प्लस ये दो और बातें हैं, ये वो लाजमी वो कहता है कि इसके अंदर हूँ, तब वो लेसर के पास फाइनेंस लीज होगी। नंबर 1, लेसर जो है वो अश्योरेंस हो उसको कि जो मुझे जो है लीज की पेमेंट्स हैं, जो एनुअल लीज पेमेंट्स हैं, लेसी मुझे देता रहेगा। यानी कलेक्टिबिलिटी ऑफ द लीज पेमेंट इज रीजनेबली प्रिडिक्टेबल, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेसी यानी डिफॉल्ट नहीं करेगा। लीज पेमेंट के बारे में उसे एश्योरेंस है। एक बात। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? ये तो थे लेसर सोच रहा है कि लेसी के हवाले से मुझे कोई इशू नहीं होगा। अब लेसर ये भी सोच रहा है कि मुझे वो एसेट प्रोवाइड करने में, लेसी को वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई कमी बेशी भी नहीं है। यानी मेरे पास रेडी टू प्रोवाइड है कि मैं वो लेसर को, लेसर होने के नाते लेसी को एसेट प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई काम अधूरा नहीं है
कि भाई अभी भी मेरा एसेट पे काम रहता हो और मैं अभी उसको प्रोवाइड ना कर सकूं। दूसरा पॉइंट है देयर आर नो इम्पोर्टेंट अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द कास्ट येट टू बी इनकर्ड बाय द लेसर, यानी उस एसेट पे अभी ये नहीं है कि अभी लेसर की कोई कास्ट इनकर होना रहती है, यानी एसेट को कंप्लीट होना में कुछ कमी है। ठीक है, एसेट भी रेडी है और दूसरा लेसर ये भी कह रहा है कि मुझे लेसी से कोई इशू नहीं है कि डिफॉल्ट वो नहीं करेगा, रीजनेबली प्रिडिक्टेबल है। ये दोनों क्राइटेरियाज जो है ये पूरे होने चाहिए ताकि लेसर जो है उसको रिकॉर्ड कर सके अपने पास फाइनेंस लीज। अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप इसको गौर से देखें। लेसी एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल एग्जीक्यूटरी कास्ट्स। ये पॉइंट हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था, यहाँ पे होगी अभी बात, मैं आपको बता भी देता हूँ फर्दर। एग्जीक्यूटरी कास्ट वाली यहाँ पर देखें, ये आपके सामने थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। एग्जीक्यूटरी कास्ट में लेसी के ऊपर दो ऑप्शंस होते हैं लेसी के पास कि वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें या वो थ्रू लेसर एग्जीक्यूटरी कास्ट को बेयर करें। तो यहाँ पर क्या है, इस आज के क्वेश्चन में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेसी जो है वो खुद अपने पास पास से उनको पे ऑफ करेगा और डायरेक्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो इंस्ट्रक्शंस दी रिक्वायरमेंट 1 में हमारे पास क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ द लीज टू रॉड कंपनी। अब रॉड कंपनी कौन सी है, ये है हमारे पास लेसी है। ये कौन सा है, लेसी है। और जो मूने कंपनी है ये क्या है, लेसर है हमारे पास। तो सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि हम नेचर ऑफ लीज को डिस्कस करें ताकि हमें पता चले कि हमें इसे किस टाइप ऑफ लीज के थ्रू देखना है। तो सबसे पहले हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे उन्होंने कहा है देख लेते हैं। तो इसमें कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, अगेन कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया। तो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नंबर 2, बार्गेन परचेज ऑप्शन। थर्ड, इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट। एंड फोर्थ वन इज रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट, रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट। अब ये जो 4 क्राइटेरियाज हैं इनमें से कोई एक बात भी अगर ट्रू हो जाए तो लेसी उसे क्या रिकॉर्ड करता है, फाइनेंस लीज। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है उसका कहीं पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि भाई 5 साल बाद ये एसेट लेसर ने जो एसेट दिया है 5 साल बाद ये लेसी का हो जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगी। तो ये जो है ना ट्रू नहीं है, यानी होल्ड नहीं करता, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। बारगेन परचेज ऑप्शन ये हमें गिवन है, यस, ठीक है। तो इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट इसमें हम अभी जा नहीं रहे, इसमें भी नहीं जा रहे। रीजन क्योंकि हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है या उसको कैटेगराइज करना है लीज को, वो हम इस बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, यानी बेस्ड ऑन बार्गेन परचेज ऑप्शन, हम कह सकते हैं कि जो लेसी है वो अपने पास इस टाइप ऑफ लीज को क्या रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल लीज। तो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं ये बेस्ड ऑन bargain purchase option given in lease agreement lessee account for this lease as finance lease। ओके जी, तो ये डिस्कशन है यानी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट ए की। 4 क्राइटेरियाज हैं, इनमें से कोई एक भी अगर करेक्ट हुआ, यस हुआ यानी होल्ड ट्रू हुआ, तो वो क्या होगा, फाइनेंस लीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी ए होगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट बी, डिस्कस द नेचर ऑफ दिस लीज टू मूने कंपनी लिमिटेड। तो यानी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह लें इसको, तो इसका जो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया कह लें
या ठीक है, इसमें सेम ये वाले पॉइंट्स, यानी इनमें से कोई एक जो है बात पूरी होनी चाहिए, जैसे हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, प्लस दो और बातें, ये दोनों होनी चाहिए। नंबर वन, वो जो लीज की पेमेंट है, लीज इंस्टॉलमेंट्स प्रिडिक्टेबिलिटी, ये मैं ज़रा शॉर्ट में लिखता हूँ, और एश्योरेंस हो, रीजनेबल एश्योरेंस हो उसकी, और दूसरा जो है वो नो कास्ट येट टू बी इनकर्ड। ये मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट बात लिखी है, यानी वहाँ पर दोनों बातें लिखी हुई, ये वाला, ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी कलेक्टिबिलिटी भी रीजनेबली प्रिडिक्टेबल है, और जो है कोई ऐसी कास्ट येट टू बी इनकर्ड ना हो, ठीक है, यानी एसेट रेडी हो, ये दोनों बातें होनी चाहिए ट्रू, और इनमें से कोई एक होना चाहिए, ये जो ऑप्शन है। तो लेसर उसे क्या करता है, फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करता है, क्या करता है, फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करता है। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस लीज दो तरह की होती है, ये वो कौन सी फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करे लेसर जो है, एक तो हम कहते हैं डायरेक्ट फाइनेंस लीज, और दूसरे को कहते हैं सेल्स टाइप लीज, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है वैल्यूज पे, हम आगे बात करेंगे, फिर इसके ऊपर इस बात पे वापस आएंगे कि है क्या, किस तरीके से टाइप ऑफ लीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन फिलहाल हमने ये डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरियाज, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो है ना पॉइंट ओके है कि बारगेन परचेज ऑप्शन, और दूसरा ये भी दोनों एडिशनल पॉइंट्स जो है ये भी हमारे पास होल्ड ट्रू है। तो लेसर भी अपने पास इसको क्या रिकॉर्ड करेगा, फाइनेंस लीज। अब कौन सी टाइप ऑफ फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करेगा, ये डिपेंड करता है वैल्यूज की कैलकुलेशन पे, जब आगे जब करते हैं कैलकुलेशंस, तो उनमें हमें पता चलेगा कि हम कौन सी टाइप ऑफ लीज पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट ये जो लेसर है उसने भी क्या करना है, फाइनेंस लीज ही रिकॉर्ड करना है। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट ए भी हो गई और बी भी हो गई। अच्छा, उसके बाद है प्रिपेयर एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो इसमें जाने से पहले अब हमें थोड़ी सी कुछ वर्किंग करनी है, क्योंकि ये बात का काम है कि हमने वैल्यूज कैलकुलेट करना है, कौन सी, कि रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अगर हम पहले बात कर लें लेसी की, ये कि लेसी जो है अपने पास लायबिलिटी और एसेट क्या रिकॉर्ड करे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया था, present value of minimum lease payment or fair value of asset, ठीक है, whichever is lower। चले जी, अब फेयर वैल्यू हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या की मैंने जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फेयर वैल्यू है ऑफ द एसेट वो है 91,000, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है जी 91,000। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ कंडीशंस हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्शन लेसर की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो पहले भी बता देता तो बेहतर था। क्या जी, कि हमारे पास एसेट की जो वैल्यू है, देखें यहाँ लिखा हुआ है लेसर्स कास्ट, लेसर्स कास्ट कितना है 65,000 है, और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कितना है 91,000। तो यानी क्या है हमारे पास, जो कास्ट और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्स टाइप लीज बनेगी अकॉर्डिंग टू लेसर। अगर कास्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू तो डायरेक्ट फाइनेंस लीज, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू और ग्रेटर देन कास्ट लिख लो तो फिर क्या होगी, ये सेल्स टाइप लीज।
क्योंकि इसमें प्रॉफिट फिर आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट अपने जहन में रखने हैं। फर्दर डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे जब लेसर के क्वेश्चंस करें। ठीक है, चलें अब वापस आते हैं अपने लेसी की कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेट हम अब क्या करना है, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स। ठीक है जी, अब इसमें सबसे पहले हम करते हैं जी कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल लीज रेंटल्स। ठीक है, तो एनुअलिटी का भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एनुअलिटी ड्यू का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया है कि बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो फार्मूला हमारे पास यही है, आर 1 - 1 + i इसकी पावर -n डिवाइडेड बाई आई, और अगेन फैक्टर 1 + i। तो आर है जी हमारे पास 21,227.65। ये हमारे पास आर है, और 1 - 1.10 रेट है हमारा, 10% जो डिस्काउंट रेट है। लीज के ईयर्स 5 है, और ये 0.10 देन 1.10। तो कलेक्टिवली इसको एक ही दफ़ा सॉल्व करें ताकि हमारे पास ये वैल्यूज आ जाए। सॉल्व करते हैं जी इसको। फार्मूला जो है ये आ जी फैक्टर 4.1698 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुअलिटी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21,227.65, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ये है जी 88,516। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है एनुअल लीज रेंटल्स की। फिर इसमें हम प्लस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटेड रेजिजुअल वैल्यू। वो इस क्वेश्चन में नहीं है, कि देखिए कोई उन्होंने हमें जिक्र नहीं किया कि गारंटेड या अनगारंटेड रेजिजुअल वैल्यू के कितना है या कितना नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बारगेन परचेज ऑप्शन। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। ये इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली 4000 है बारगेन परचेज ऑप्शन की, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट करते हैं 4000। ये वैल्यू है कब, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, यानी 5 इयर्स के एंड पे आप ये पे करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, एसेट मिल जाएगा। लेकिन उसकी आज वैल्यू क्या है, तो 1.10 5 इयर्स बैक यानी हम कर रहे हैं, ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये है जी हमारे पास 2484 राउंड करके ये वैल्यू बन। अच्छा, इसके बाद मैं और भी एक बात को लिख लूँ, जो प्रेजेंट वैल्यू हम लिखते हैं इसमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेनल्टी। ठीक है, तो वो यहाँ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स 2484 प्लस 88516, तो इट बिकम्स 91,000। ठीक है, तो अब इस वैल्यू पे क्या करेगा लेसी, जो है अपने पास एसेट भी रिकॉर्ड करेगा और लायबिलिटी भी। रीजन, क्योंकि ये दोनों अमाउंट्स क्या हैं, वो इक्वल है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे दोनों ही इक्वल है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, एक ही होगा, जो भी हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हमने बनाना है जी लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अब हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है, प्रिपेयर ए लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर 5 years in the books of lessee lease amortization schedule। और
ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड हम यूज करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जी डेट, उसके बाद एनुअल लीज रेंटल्स, अगर एग्जीक्यूटिव कास्ट होती शामिल इसमें तो माइनस कर लेते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, रिडक्शन इन लीज लायबिलिटी यानी जो प्रिंसिपल पे करते हैं, और कैरिंग वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। तो 1 मई 2014, जनवरी नहीं है, अब ये जरा जहन में रखें। हमारा लीज का इंसेप्शन डेट क्या है देखें, May 1, 2014। ठीक है जी, अब May 1, 2014 को जब हमने एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया, क्योंकि हम ये लायबिलिटी की अब बात कर रहे हैं, 91,000 पे रिकॉर्ड करना है। फिर हमने क्या करना है, हर डेट को पे करना है। तो फर्स्ट हमने इनिशियल लेवल पे ही पे कर दिया लीज रेंटल्स 21,227.65। ठीक है, तो अब ये क्योंकि टोटल ही हमारी पेमेंट है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास मार्कअप शामिल नहीं है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा 21,227.65। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ताकि हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो जाए। तो ये माइनस में कर लेता हूँ जल्दी से, 91,000 माइनस 21,227.65, तो वैल्यू हमारे पास जो आ जाती है वो है 69,772.35। नेक्स्ट हमने इंस्टॉलमेंट देनी है जी 1 मई 2015 को, अगेन 21,227.65। लेकिन अब इसमें क्या है, हमारे पास जो है इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल होगा, क्योंकि ये टाइम का गैप है। ठीक है, यानी हमने इस एसेट को यूटिलाइज किया, अब इंटरेस्ट भी इस पे देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट है वो हम कैरिंग वैल्यू जो होगी उसका परसेंटेज लेते हैं, 0.10, जो 10% है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है इंटरेस्ट की 6977.24, इसको कर लेता हूँ 24। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करते हैं तो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 21,227.65 माइनस 6977.24, तो ये बन जाता है जी 414,250.41। माइनस करेंगे इसे ताकि ये रिडक्शन हो रही है, फिर प्रिंसिपल पेमेंट हो रही है 6977.2.35। ये रिमेनिंग हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू है वो है 55521.94। अगेन हमने 1 मई 2016 को पेमेंट करना है 21,227.65। फिर इंटरेस्ट का फैक्टर होगा इसमें, इंटरेस्ट है जी इसमें 555 राउंड करके, अब 21,227.65 माइनस 555, तो ये हमारे पास आ जाता है जी प्रिंसिपल पेमेंट में 15675.65। कैरिंग वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे विद प्रिंसिपल पेमेंट, तो ये हो जाएगा जी 39,846.29। अगेन हमने इंस्टॉलमेंट देनी है जी 1 मई 2017 को 21,227.65। इंटरेस्ट का फैक्टर इसमें देखते हैं जी कितना है, 39 and 8 4.63, 21,227.65 माइनस 3984.63, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल पेमेंट में आ जाएगा जी 1724
3.02। अब कैरिंग वैल्यू को रिड्यूस करेंगे 39846.29, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2260.3.27। 1 देखिए 5 इयर्स का लीज टर्म था, 1 2 3 4 और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 21,227.65। तो यहाँ पे इसका 10% लेंगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस के लिए, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2260.33। तो इसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं ताकि प्रिंसिपल पेमेंट का पता चले हमें। 2260.33, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 18,967 कैरिंग वैल्यू से माइनस कर देंगे ताकि कैरिंग वैल्यू रिड्यूस हो जाए 2260.3.27। तो ये हमारे पास रिमेनिंग जो है वो है 3635.95। इस पर मैंने स्टार लगाया। अब 5 इंस्टॉलमेंट जब पूरी हो जाए तो हमारा ये बैलेंस नॉर्मली ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन जब ये 5th ईयर कंप्लीट होगा तो हमने 5 इयर्स का, देखो ये 5th ईयर का स्टार्ट है जब हम इंस्टॉलमेंट देते हैं। 5th ईयर एंड कब होगा, ये हमारे पास 30 अप्रैल 2019 को, ये साल जब कंप्लीट होगा तो फिर हमने क्या पे करना है, उसको 4000 पे करना है बारगेन परचेज ऑप्शन वाला, ठीक है, तब ये हमारे पास बैलेंस नील हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे रिडक्शन के अंदर, यही ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले से ही, ताकि ये बैलेंस पेज है वो तो ज़ीरो है। अब इनका डिफरेंस लेके हम यहाँ पे इंटरेस्ट लिख लेंगे, वो है 364.05। तो इस तरीके से ये हमारा लीज पेमेंट शेड्यूल कंप्लीट होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर, क्लियर है सर। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है डी, prepare journal entries on the lessee's books to reflect the signing of the lease agreement and to record the payment expenses related to this lease for year 2014 and 15। तो अभी हम एंट्रीज बनाएंगे the books of lessee, journal entries। तो फर्स्ट एंट्रीज 1 मई 2014, राइट ऑफ यूज एसेट। अब एसेट कौन सा है जी हमारे पास, तो देख लेते हैं। एसेट का उन्होंने हमें नाम यहाँ पे कोई नहीं दिया, तो हम यहाँ पे नाम कोई नहीं दिया, हम एसेट ही लिख देते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट, एज्यूम करके राइट ऑफ यूज एसेट, ठीक है। तो 91,000 पे हमने एसेट रिकॉर्ड किया और लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज हमने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया इनिशियल लेवल, तो दैट इज 91,000। उसके बाद सेम इसी डेट को हमने फर्स्ट पेमेंट भी कर दी, दैट इज लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज एंड बैंक अकाउंट, तो वो है जी 21,227.65, ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं ईयर एंड की जो एंट्रीज होती हैं फर्दर हमारे पास है, वो है ईयर एंड को हम देख लेते हैं कि उन्होंने कब बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका जो ईयर एंड है वो क्या हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड इज एंडेड ऑन December 31, ठीक है। तो अब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे पहले।
31st December 2014. Depreciation expenses to accumulated depreciation asset. अब जरा इस कैलकुलेशन को आप देखिएगा गौर से। 91,000 पे हमने एसेट को रिकॉर्ड किया, GRV यहाँ पे है कोई नहीं, जीरो ये नहीं कंसीडर हो जाएगी। और उसके बाद लाइफ जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 years लिखेंगे, ना कि लीज टर्म। लीज टर्म 5 years है, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा, उसकी यूजफुल लाइफ। रीजन क्या है, इधर लिख लेता हूँ कि जो लीज टर्म है वो 5 years है, जबकि जो लाइफ है उसकी यूजफुल लाइफ वो है 10 years। तो हम कौन सा यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए लेंगे? अगर क्वेश्चन के अंदर हमने कल बात की थी बार्गेन परचेज ऑप्शन या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो, तो फिर हम क्या करते हैं, लाइफ को यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने खरीद ही लेना है अल्टीमेटली, तो हमने पूरी लाइफ उस एसेट की यूटिलाइज करनी है, तो इस वजह से हमने यहाँ 10 यूज किया। ठीक है, तो ये हो जाएगी उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन। अब प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट में से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, ये अब आपने देखना है कि वो कितने मंथ्स बनते हैं फर्स्ट में से। तो इसका मतलब है वो 4 मंथ्स निकाल दें जनवरी से अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ निकाल दें, फर्स्ट में से दिसंबर तक 8 मंथ्स बन जाएंगे, 8/12। तो देखेंगे कितना डेप्रिसिएशन बनती है, 91,000 डिवाइडेड बाई 10, एनुअल डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास आ जाएगी इस साल की डेप्रिसिएशन 6067 कर देते हैं राउंड करके, 6067। तो ये 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद अगेन 31 दिसंबर 2014 को हमने रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट का जो एक्रूवल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट के थ्रू हमने कल भी इस पे बात की थी, पहले एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब जरा ये देखिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है। हमने जो इंटरेस्ट पे करना है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितना है, 6977.24। तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हमने क्या है 31 दिसंबर तक की बात करनी है, 6977.24। देखिए 6977.24 ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हमें कहाँ के चाहिए, 8 मंथ्स का हमने जो पेएबल करना है इस साल के लिए जो रिलेटेड है वो 8 मंथ्स का है मैचिंग कंसेप्ट के थ्रू। तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 6977.24 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड डिवाइडेड बाई 10। जी 5582 राउंड करके 5582 ये हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने 31 दिसंबर 2014 को री क्लासिफिकेशन करनी है, यानी करंट पोर्शन को रिकॉर्ड करना है, लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है पहले इनिशियल लेवल पे, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, करंट पोर्शन में, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक है, अब देखें हम जो है क्या करना है, हमने ये जो अमाउंट है टोटल ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, सर ये अभी अब इंटरेस्ट की सर अमाउंट सर 4651.49 आती है सर। इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, यस सर। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 6977.24 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 12। हाँ जी 4651 आप कह रहे हैं, यस सर। वो मैंने मेरे ख्याल में 10 पे डिवाइड कर दिया था। थैंक यू जनाब। 4651 बल्कि इसको 52 ही कर लेते हैं राउंड करके ना, 4652। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद लीज लायबिलिटी की हम बात कर रहे थे, करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, 14250.41।
ठीक है जी। इस तरीके से हमने क्या किया, करंट पोर्शन जो था लीज लायबिलिटी का वो रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री हम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि यह बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करने हैं इन चीज़ों को, जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है हमारे पास ये कितना है जी, 46 एंड 52, और जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास वो है 6067। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप अपने पास से चेक करें, क्योंकि मेरे पास तो ठीक है सारा कुछ, आप तो दोबारा से चेक करें। अब सही हो गई है सर, अब सही हो गई है। 6067, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 10,790। ये हमारे पास होगी जी क्लोजिंग एंट्री। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और बात भी है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ एंड पे। उन्होंने ये कहा हुआ है कि रिवर्सिंग एंट्रीज आर यूज्ड बाय रोड, तो ये बाद में बात करेंगे, पहले हम नॉर्मल प्रोसीजर में आ रहे हैं जैसे रूटीन में। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर पहले भी यही क्वेश्चन यहाँ तक करते हैं, इस तरह का जो बात होती है न्यूमेरिकल, तो ये हमारी तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हम एंट्रीज करते हैं ईयर 2015 की। ठीक है। तो उसमें अब हमने जनवरी से स्टार्ट नहीं लेना, बल्कि 1 मई 2015 को इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है। ठीक है। तो अब वहाँ पे जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उसकी जो एंट्री बनेगी वो ज़रा ख्याल से अब देखें। एक तो हमारे पास जो हो जाएगी वो करंट पोर्शन ऑफ द लीज लायबिलिटी, पेमेंट क्योंकि कर रहे हैं अब लायबिलिटी कम हो जाएगी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल, जो एक्रूवल हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल। तो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि ये कितने मंथ्स का था, 8 मंथ्स का था। उसके बाद अगेन यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, और फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट। थोड़ा केयरफुली देखना है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने लिखा है ये 4 मंथ्स का है। ठीक है। ये थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट जो हमने पे करनी है टोटल वो कितना है, 21,227.65। ठीक है। लीज लायबिलिटी में हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, 14,250.41, और इंटरेस्ट पेएबल में हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, 4652। ठीक है। इसमें 0.0 कर देता हूँ। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या है हमारे, इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो रिमेनिंग 4 मंथ्स है। अच्छा, ये अब एंट्री में पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जो रिमेनिंग अमाउंट हमारी बनती है वो है जी, डिफरेंट कलर यूज कर देता हूँ, 2325.24। अब जरा ये टाइम लाइन पे आप देखें, 1 मई 2014 से हम स्टार्ट हुए, ये आ गया 31 दिसंबर, ये बनते हैं 8 माह। ठीक है। और ये आ गया 1 मई 2015। अब जरा देखें कि पहला जो हमारा ये इंटरेस्ट है ये है 4652, 8 मंथ का। अब दिसंबर में क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग की वो एडजस्टिंग एंट्री थी 8 मंथ्स की, अब हमने जो पेमेंट डेट है वो ये है, तो ये वाले जो 4 मंथ्स है ये उसी साल का ही हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि हमने इसको पेएबल रिकॉर्ड नहीं किया था। हमारा पॉइंट है पेमेंट का ये वाला, तो ये वाला जो 4 मंथ्स है इनका जो इंटरेस्ट है वो हमने एक्सपेंस में लिखा उस ईयर का जो 2015 का है।
इस वजह से ये कैलकुलेशन आपको इस तरीके से नजर आ रही है जो एंट्री हमने अकाउंट फार की है। ठीक है, यानी हमारा जो टोटल इंटरेस्ट था अगर आप देखें यहाँ पे वो क्या था 6977.24। तो ये देखिए टोटल इंटरेस्ट है 6977.24। तो 4652 ये हमारा 8 मंथ का हुआ और बाकी जो है ये 2325.24। अगर आप इनको प्लस करें तो ये हमारा उस एनुअल इंटरेस्ट बन जाएगा जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है ये बात इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में? सर क्लियर है, लेकिन सर 26 का डिफरेंस आ रहा है सर। वो राउंडिंग डिफरेंस ना हो, मैं देख लेता हूँ दोबारा। 2325 प्लस 4652 नहीं ठीक आ रहा है राउंडिंग डिफरेंस। किस में आ रहा है डिफरेंस, आप क्या कह रहे हैं? सर ये मेरे 4 पास मंथ का अगर हम फार्मूले पे कैलकुलेट करें सर, उसके थ्रू डिफरेंस आ रहा है। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट लेके सर उसको फार्मूले में पुट करें 4 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, तो ये है ना 6977.4 है, अगर आप इसका 4/12 करें सर ये 2325 आ रहा है सर। हाँ तो वही है, हमने भी यही लिखा है ना 2325। ओके सर, मैंने गलत लिखा। ठीक है, क्लियर होगी ना बात ये? ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है अब देखो ये 4 मंथ्स का बन गया। ठीक है, और ये 8 मंथ्स का है, तो इस तरह से हमारे ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पूरा बन गया। और कोई कंफ्यूजन है जी किसी को? क्लियर है सर ये। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कर ली 1 मई 2015 को, फिर हमारे पास जो एंट्रीज है वो अगेन दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 2015 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 91,000 माइनस GRV 0 है डिवाइडेड बाय 10 जो लाइफ है वो करेंगे। अब यहाँ पे ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन हो 9100, क्योंकि अब हमारे पास पूरा साल है। देखें ये था 1 मई 2014, 31/12/2014, ये बनते थे हमारे पास 8 माह। अब जब हम अगली बात करेंगे 31 दिसंबर 2015 की, तो यहाँ पर हमारे पास पूरे साल है 12 मंथ्स। ठीक है, इसका ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया 9100। फिर दिसंबर 31 को हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल। अगेन वही 8 मंथ्स का हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमारी लास्ट पेमेंट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब इसके लिए जरा ये देखें, अब हमने जब इंटरेस्ट पे किया किस डेट को किया 1 मई 2015 को, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। बीच में आ गया 31 दिसंबर, फिर हमारी पेमेंट डेट है 1 मई 2016। तो ये मंथ्स जितने बनते हैं इंटरेस्ट उतने मंथ्स का रिकॉर्ड। ठीक है, लास्ट पेमेंट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके ईयर एंड तक। तो हमारा जो इंटरेस्ट बनता है ईयर 2 में वो क्या है जी, ये है 5552, 5552 मल्टीप्लाइड बाय 8/12। तो ये है जी हमारे पास 3701, राउंडेड वैल्यू है 3701। उसके बाद अगेन फिर दिसंबर 31 को जो क्लासिफिकेशन हम चेंज करते हैं, लीज लायबिलिटी फाइनेंस लीज, जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसका पोर्शन डिक्रीज हो गया, और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं अपनी टेबल के अंदर है जी 15,675।
ठीक है जी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। 65 है, सॉरी, जो ये डेसिमल में वैल्यू है वो 65 है। पॉइंट 65। उसके बाद लास्ट एंट्री दिसंबर 31, 2015 को प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसके अलावा अगर कोई एग्जीक्यूटिव कास्ट होती तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे अकाउंट फॉर कर लेते हैं जी। डेप्रिसिएशन हमारे पूरे साल की हुई 9100। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 3701 ये रिकॉर्ड हुआ। तो ये टोटल बन गया 12,801। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारी तमाम एंट्रीज कंप्लीट हुई जो हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायर की गई थी, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ये आपने देख ली। तो क्वेश्चन है तो आप इसमें आप फर्दर पूछ सकते हैं। जी नमन पूछें। सर ये जो 4,000 दिया हुआ है कि अल्टीमेटली वो बाय कर लेगा, जी तो जी इससे तो ओनरशिप तो चली जाएगी अल्टीमेटली उसके पास ही। जी जी, तो उसलिए उनको इसको जो टाइटल दिया गया है ना वो बारगेन परचेज ऑप्शन है। जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है ना वो बेसिकली बारगेन परचेज ऑप्शन पे कंसीडर नहीं होता। ये अगर बारगेन परचेज ऑप्शन ना भी दिया होता तो तब भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकती थी। यानी जो दूसरे लफ्जों में जैसे अब देखें, हम गाड़ियां लीज पे लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे इंस्टॉलमेंट देते देते एंड पे वो हमारी हो जाती है। एंड पे कोई हम फर्दर और पेमेंट तो नहीं देते ना कि भाई हम और पेमेंट देते हैं तो हम ये गाड़ी खरीद लेंगे, हमारी हो जाएगी। बल्कि क्या है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म हम सारे जब इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हैं तो वो गाड़ी हमारे नाम हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे बारगेन परचेज तो हम कोई नहीं करते ना, हम कि भाई हम इतने में खरीदते हैं, हम अगर ये पैसे दे दें तो हमें आप गाड़ी दे दें। बल्कि इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद जब इंस्टॉलमेंट एंड होती है तो हम गाड़ी हमारे नाम कर देते हैं। यानी फिर इसको हम बेस नहीं बनाएंगे, सिर्फ ओनरशिप के ट्रांसफर को बेस बनाएंगे। हाँ जी, ओनरशिप का ट्रांसफर होने का मतलब है कि कोई फर्दर आपने एक्स्ट्रा और पेमेंट नहीं देनी, बल्कि क्या है, जब इंस्टॉलमेंट्स एंड होंगी तो वो ओनरशिप ऑटोमेटिकली आपके नाम वो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद है रिवर्सिंग एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें। यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये जो सबसे पहली बात है, ये मैं ज़रा चीज़ें इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको ये मैं सॉल्व करके दिखा सकूँ यहाँ पे। अच्छा, अब देखें ज़रा यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट ये डिस्कस कर रहा हूँ। जो एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे आप देखें, जो दिसंबर 2014 में हमने रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल, हम क्या करेंगे रिवर्सिंग एंट्रीज में 2015 में आके, ये मैं जरा इधर, यानी अगर हम रिवर्सिंग एंट्रीज को फॉलो करेंगे, इफ रिवर्सिंग एंट्रीज, तो सबसे पहले आके ये करेंगे 1 जनवरी 2015 को ये एंट्री करेंगे, रिवर्सिंग एंट्री। इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, यानी रिवर्स कर देंगे एंट्री हमारी जो थी, जो हम पहले रिकॉर्ड करके आए हैं। ठीक है, तो वो अमाउंट थी हमारे पास 4652
और 4652, ये हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये हमारी है रिवर्सिंग एंट्री। तो फिर हम करेंगे क्या, अब उसके बाद 1 मई 2015 को हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे जी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम सिर्फ लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस और यहाँ लिख देंगे बैंक। अब ये जो है एंट्री, अब इसका जरा देखिएगा 21,227.65। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 8 मंथ का इंटरेस्ट था ये हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये एंट्री क्या है, रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा वो पूरे 12 मंथ्स का आएगा। इसमें क्या वैल्यू थी हमारे पास, 6977.24 और बाकी हमारे पास ये थी 14,250.41। तो ये रिवर्सिंग एंट्रीज है, यानी ये आपको एंट्रीज करना पड़ेगी अगर रिवर्सिंग एंट्रीज को फॉलो करना है। यानी 2014 वाला इंटरेस्ट जो आप एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं तो फौरन 1 जनवरी 2015 को उसको रिवर्स कर देना है। और जब पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आपने करनी है उस वक्त आप क्या करेंगे, पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लिखेंगे। और अगर आप इस एंट्री को इसके साथ कंपेयर करें, ये कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो हमने क्या किया था, इंटरेस्ट वही 12 मंथ्स का ही लिखा है लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप करके लिखा हुआ है, यहाँ पे अकोमोलेट करके लिखा है हमने। वैल्यूज भी सेम है, सारा कुछ सेम होगा, लेकिन एक एंट्री हमें एडिशनल करना पड़ी है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर हम 2015 क्योंकि कर चुके हैं, 2016 में अगर हम जाते तो ये देखें 2000 अगर हम 16 में जाते तो सबसे पहले क्या करते, ये जो एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री है ये वाली, इसको रिवर्स कर देते। ठीक है, हम क्या करते, 1 जनवरी 2016 को इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट करते और इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते। 3701 एंड 3701। जब हम 1 मई को उसकी पेमेंट करते तो क्या लिखते वहां पे, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लेते पूरे 12 मंथ्स का जो भी बनता, और फिर हमारे पास ये ट्रांजैक्शन हो जाती कंप्लीट, यानी 21,227.65 और इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरे साल का टेबल में हम देख लेते हैं, वो है 555.2 हमारे पास है। ट्रिपल 552 और जो करंट पोर्शन है हमारे पास वो कितना है, 15,675.65। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन एंड हो जाए। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया इन ऑल रेस्पेक्ट्स जो उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट्स पूछी हुई थी।